वेलकम टू हेल्थ सीजियो। ये पैरामेडिकल फैकल्टी के वाइवा के हवाले से तीसरी वीडियो है, जिसमें मज़ीद कुछ और वाइवा और ऑस्पी के सवालात को जानने की कोशिश करेंगे। पहला सवाल है, तमाम बैक्टीरियल और वायरल वैक्सीन 4 डिग्री सी और 8 डिग्री सी के दरमियान फ्रिज में स्टोर हो सकती हैं। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि तमाम तर वैक्सीन्स को, चाहे वो बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ काम करती हों या फिर वो वायरस के अगेंस्ट काम करती हों, तमाम तर वैक्सीन को रूम टेम्परेचर से हमेशा कम दर्जे पर रखा जाता है और ये कम दर्जे पर हम इनको फ्रिज में ही स्टोर कर सकते हैं। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। जबकि हमारे पास कुछ ऐसी वैक्सीन, जैसा कि खसरा की वैक्सीन और फिर पोलियो की वैक्सीन, इन वैक्सीन को हम 0 से 4 डिग्री सी पर स्टोर करते हैं, क्योंकि ये इनसे भी ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, जिस वजह से इस तरह की वैक्सीन्स को हमेशा 4 डिग्री सी से भी कम दर्जे हरारत पर स्टोर किया जाता है। इसके बाद बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 पर। फ्रिज में अमूमन इंसुलिन, वैक्सीन और विटामिन ए को स्टोर किया जाता है। तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है। सवाल नंबर 3 है, वैक्सीन सूरज की शुआओं से ज़ाया हो जाती हैं और ये नुकसानदेह साबित भी हो सकती हैं। ये बात भी बिल्कुल ठीक है। क्यों ये ठीक है? क्योंकि हमने सवाल नंबर 1 के अंदर ये देखा था कि वैक्सीन्स को हम हमेशा कम दर्जा हरारत पर यानी कि फ्रिज में स्टोर करते हैं। तो जाहिर सी बात है, जो वैक्सीन स्टोर में महफूज होती हैं, जो कि फ्रिज में महफूज होती हैं, वो कभी भी सूरज की शुआओं में ज़िंदा नहीं रह सकती। तो इस तरह से ये वैक्सीन सूरज की शुआओं में या फिर गर्मी में ख़राब हो सकती हैं और इस तरह से ये इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह साबित भी हो सकती हैं। इसके बाद बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 पर। नशा आवर अद्वियात रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के नुस्खे के बगैर फ़रोख्त की जा सकती हैं। तो ये बात बिल्कुल गलत है। तमाम तर अद्वियात डॉक्टर के नुस्खे यानी कि पर्ची के बगैर फ़रोख्त नहीं की जा सकती। तो ऐसी सूरत में नशा आवर अद्वियात को हम कैसे डॉक्टर की हदायत के बगैर फ़रोख्त कर सकते हैं। सवाल नंबर 5 है, जहरीली अद्वियात पर सुर्ख रंग से जली हरूफ में जहर और मशहूर अलामत हड्डियों और सिर एस के सिब्त होता है। तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है। सवाल नंबर 6 है, जो अद्वियात पहले एक्सपायर हो रही हों उनको शेल्फ की अगली तरफ रखते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। वो अद्वियात जो कि ख़राब हो रही होती हैं या फिर ख़राब होने के करीब तर होती हैं, उनको सही अद्वियात से हमेशा अलहदा रखा जाता है। चाहे उनको अगली सतह पर रखा जाए, चाहे उनको ऊपर वाली या फिर नीचे वाली शेल्फ पर रखा जाए, लेकिन इनको हमेशा दूसरी अद्वियात से अलहदा ही रखा जाता है। तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है। सवाल नंबर 7 है, बिल वारंटी इस चीज़ की अलामत है कि दवा ऐन कानून और मियार के मुताबिक बनाई गई हो। तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है। सवाल नंबर 8 है, बिल वारंटी पर दवा का नाम, पेज नंबर, कंपनी का नाम, तादाद, प्रिंटर का नाम, पता और दस्तखत होने चाहिए। तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है। तमाम चीज़ें जो हैं वो उसके ऊपर क्लियरली तौर पर मेंशन होनी चाहिए कि अद्वियात किस कंपनी से ख़रीदी गई हैं, बेचने वाला शख्स कौन है और उसके दस्तखत और उसके तमाम तर जो पता वगैरह है, ये सब भी उस पर इंदराज होना इंतहाई ज़रूरी है। सवाल नंबर 9 है, फार्मेसी के इंतज़ाम को 3 हिस्सों, फ़रोख्त का शोबा, नुस्ख़ा जात का शोबा और तैयारी के शोबे पर मुश्तमिल होता है। तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है। सवाल नंबर 10 है, डॉक्टर के मशवरे से इज्ज़ा की तब्दीली करके अद्वियात तज़ाद को दूर किया जा सकता है। जी बिल्कुल, ये बात भी ठीक है। हमेशा अद्वियात डॉक्टर की हदायत के मुताबिक ही इस्तेमाल करनी चाहिए। सवाल नंबर 11 है, अद्वियात की तैयारी से लेकर इसका मरीज़ तक पहुँचने के मरहले से मुतल्लक कवानीन के इल्म को हम
फोरेंसिक फार्मेसी कहते हैं। और ये बात भी बिल्कुल ठीक है। फोरेंसिक फार्मेसी असल में फार्मेसी को, इस तरह की फार्मेसी को कहा जाता है जिसमें हम तमाम तर कवानीन के बारे में पढ़ते हैं। वो कवानीन जो कि अद्वियात के कवानीन होते हैं, उनके बारे में जो इल्म हासिल किया जाता है वो हम फोरेंसिक फार्मेसी में ही करते हैं। इसके बाद सवाल नंबर 12 है, चार्ल्स का कानून किसी गैस के मतलब दर्जा हरारत और हुजम का तल्लक जाहिर करता है। और ये बात भी सही है। सवाल नंबर 13 है, किसी वजह से हड्डी के तसलसल का मुनक़ता हो जाना फ्रैक्चर कहलाता है। और ये बात भी सही है। हड्डी के टूटने को हम फ्रैक्चर ही कहते हैं। सवाल नंबर 14, विटामिन ए की कमी आंखों के इमराज और बांझपन का सबब बन सकती है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। इसके बाद बढ़ते हैं सवाल नंबर 15 पर। प्रोफेसर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में पेनिसिलिन का नाम रखा। जी बिल्कुल ऐसा ही है। प्रोफेसर अलेक्जेंडर ने ही सबसे पहले पेनिसिलिन को नाम दिया था। सवाल नंबर 16, एट्रोपिन अल्कलॉइड बेलाडोना से हासिल किया जाता है। बेलाडोना एक पौधे का नाम है जिससे हम एट्रोपिन जो कि दवाई है इसको बनाते हैं और इसको आँख की पुतली फैलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। थोड़ा सा यहाँ पर आपको बता दिया जाए कि एट्रोपिन एक दवाई का नाम है जो कि बेलाडोना पौधे से तैयार की जाती है और ये आँखों के इमराज के लिए इस्तेमाल की जाती है। जब हम इसको आँखों के मर्ज के लिए इस्तेमाल करते हैं तो ऐसी सूरत में आँख की जो पुतलियाँ होती हैं वो फैल जाती हैं। तो इस तरह से ये सवाल भी सही हुआ। सवाल नंबर 17, ARV कुत्ते के काटने की वैक्सीन है और ARS और AVS ये दोनों भी वैक्सीन्स हैं। बिलतरतीब कुत्ते काटने और सांप के काटने के इलाज का सीरम है। यानी कि हमारे पास ARV वैक्सीन, ARS और AVS तमाम तरह जो वैक्सीन्स हैं, यानी कि जो तीनों का जिक्र यहाँ पर किया गया है, ये सब कुत्ते के काटने और सांप के काटने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं और ये बात भी बिल्कुल ठीक है। सवाल नंबर 18, मॉर्फिन जो कि एक ड्रग का नाम है, इसका तर्याक निलोरफिन है। मॉर्फिन, अगर किसी शख्स ने मॉर्फिन ले ली है जो कि एक जहर है, एक दवाई का नाम है जो कि बतौर जहर है, तो इस जहर को ख़त्म करने के लिए हम जो दूसरी ड्रग इस्तेमाल करते हैं वो निलोरफिन है और ये बात भी बिल्कुल ठीक है। सवाल नंबर 21, वैक्सीन इमराज से बचाव की हफाजती अद्वियात हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। सवाल नंबर 22, सीरम में मौजूद एंटीबॉडीज़ बीमारी के इलाज की अद्वियात हैं। जी बिल्कुल ये जवाब भी ठीक है। सवाल नंबर 23, CPR दिल की धड़कन और सांस के अमल की बहाली का नाम है। जी इसका जवाब भी ठीक है। सवाल नंबर 25, EPI हफाजती टीकाजात के तोसीही प्रोग्राम का नाम है। जी इसका भी जवाब सही है। सवाल नंबर 26, इसमें 5 साल की उम्र के बच्चों को पोलियो, TB, खसरा, खन्नाक, टेटनस, काली खांसी और हेपेटाइटिस B, नमूनिया, गर्दन तोड़ बुखार के हफाजती टीकाजात लगाए जाते हैं। ये तमाम टीकाजात EPI की बात की जा रही है। सवाल नंबर 25 और ये सवाल नंबर 26 दोनों का तल्लक एक दूसरे के साथ गहरा जुड़ा हुआ है, तो इसका जवाब भी ये सही है। इसके बाद बढ़ते हैं सवाल नंबर 30 पर। ऑटोक्लेव में इतलाफ जरासीम के लिए कितना टेम्परेचर या फिर प्रेशर और वक़्त दरकार होता है? 3 चीज़ें बताई गई हैं। एक टेम्परेचर है, दूसरा प्रेशर है और तीसरा वक़्त है। तो जहाँ पर इसका जवाब बनेगा, टेम्परेचर कितना चाहिए 115 डिग्री C, प्रेशर कितना चाहिए 15 पाउंड, वक़्त कितना दरकार है 15 मिनट। सवाल नंबर 31, मछली के तेल से कौन सा विटामिन हासिल होता है?
और इसका जवाब है विटामिन ए। सवाल नंबर 31, विटामिन ए, डी, ई और के पानी में ना हल पजीर हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। ये चारों विटामिन फैट सॉल्युबल विटामिन हैं, जिस वजह से ये पानी में हल पजीर नहीं होते। सवाल नंबर 32, एंजाइम केमिकल रिएक्शन की शरह को बढ़ाते हैं और खुद इस्तेमाल नहीं होते। यहाँ पर वो बात एंजाइम की कर रहा है कि एंजाइम असल में वो चीज़ है जो कि किसी भी कीमियाई अमल को बढ़ाता है, जबकि वो खुद इसके अंदर इस्तेमाल नहीं होता। तो ये बात भी बिल्कुल हमारे पास ठीक है। सवाल नंबर 33, कोलेस्ट्रॉल की मिकदार बढ़ने से दिल का आर्जा लाहिक हो सकता है। बिल्कुल लाहिक हो सकता है, ऐसा ही है। सवाल नंबर 34, जानदार एशिया में होने वाली कीमियाई तब्दीलियों को हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। मेटाबॉलिज्म क्या है? ये दो अल्फाज का मजमुआ है। मेटा कहते हैं किसी भी चीज़ को तब्दील होना, और बॉलिज्म कहते हैं वो चीज़ जो कि कीमियाई है। तो इस तरह से इन कीमियाई तब्दीलियों के अंदर जो चीज़ें रूनुमा होती हैं उनको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। सवाल नंबर 35, सेल तमाम जानदारों के इफ़ाल साख्त की बुनियादी इकाई है। जी बिल्कुल, इंसानी जिस्म या फिर इंसान की जो बुनियाद है उसको हम सेल ही कहते हैं। सवाल नंबर 54, कार्बोहाइड्रेट्स नशास्ते जिनको कहा जाता है, ये कुदरती तौर पर पाए जाने वाले नामियाती मरकबात मसलन गन्ने की शुगर, गंदम, इसके अलावा आलू, चावल वगैरह, ये जानदारों में एनर्जी तवानाई का जरिया है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं ये एनर्जी का सबसे बड़ा हमारे पास जरिया है। सवाल नंबर 55, यीस्ट या खलबी जो होते हैं जिनके अंदर एक ही खुलिया पाया जाता है, जो कि एक ही खुलिये के इज्साम से मिलकर बने होते हैं, ये स्प्रिंग और अंडे की शक्ल में पाए जाते हैं। मीठी चीज़ों में ये रहते हैं। जी बिल्कुल, बेकरी मसनूआत, अंगूर की काश्त, मशरूबात, मुख्तलिफ वैक्सीन, इंसुलिन, यानी कि इसके अलावा ये सब चीज़ें जो है ये यीस्ट की मदद करती हैं, और इस तरह से ये यीस्ट को बनाने में भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो हेल्प भी करती हैं। इसके बाद बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जो कि है फंजाई। ये पौधे की मानद है, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता, इसमें चुंबल, दाद, लिक्वेरिया और औरतों की जिनसी बीमारियां पैदा होती हैं। इसके बाद बढ़ते हैं सवाल नंबर 57 पर। वायरस बीमारी पैदा करने वाला एजेंट है। वायरस असल में एक जरासीम का नाम है जो कि बहुत सारी बीमारियां पैदा करता है। और ये इंसानों में कौन सी बीमारियां पैदा करता है? इसमें शामिल है पोलियो, एड्स, खसरा, हेपेटाइटिस वगैरह। ये तमाम इंसान के अंदर जो बीमारियां पैदा होती हैं ये वायरस की वजह से ही होती हैं। सवाल नंबर 60, पैरासाइट ये जिंदा जानदारों की तैयारशुदा ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं। सवाल नंबर 61, पैथोजेनिक बैक्टीरिया ये बीमारी पैदा करते हैं। जी बिल्कुल, पैथोजेनिक जैसा कि नाम से ही जाहिर है, पैथो का मतलब होता है डिजीज़ यानी कि बीमारी। तो इस तरह से पैथोजेनिक बैक्टीरिया ये ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो कि खासकर बीमारी ही पैदा करते हैं। सवाल नंबर 62, नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया ये बीमारी पैदा नहीं करते। ऊपर वाले बीमारी पैदा करते हैं क्योंकि वो पैथोजेनिक है और इनके साथ नॉन का वर्ड लगा है, जिस वजह से ये बीमारी पैदा नहीं करते। सवाल नंबर 63, इतलाफ़े जरासीम यानी कि जरासीम को तलफ करना, जरासीम को हलाक करना और एशिया को जरासीम से पाक करना, ये सब इतलाफ़े जरासीम कहलाता है। सवाल नंबर 64, इतलाफ़े जरासीम के कौन कौन से तरीके हैं? तो पहला तरीका है बाजरिया हरारत। अब ये जो हरारत है ये हम खुश्क हरारत भी दे सकते हैं और इसके अलावा नम हरारत भी दे सकते हैं। ये प्रोसीजर ऑटोक्लेव में भी किया जा सकता है, यानी कि ऑटोक्लेव क्या है? नम हरारत
जिसमें भाप को दबाव के तहत इस्तेमाल किया जाता है, इसको हम ऑटोक्लेव कहते हैं। इसके बाद जरासीम को ख़त्म करने का जो दूसरा तरीका है वो बाजरिया गैस है, और जो इसका तीसरा तरीका है वो बाजरिया केमिकल है, और जो चौथा तरीका है वो बाजरिया फिल्ट्रेशन है। इसके बाद है सवाल नंबर 65, जर्मीसाइडल। ये दो अल्फाज का मजमूआ है। एक है जर्म जिसके मैनी जरासीम के हैं, और एक है साइडल जिसके मैनी ख़त्म करने के हैं। यानी कि जर्मीसाइडल, जिसको उर्दू ज़बान में जरासीम कुशी कहा जाता है, इसके ज़रिए तमाम जरासीम ब्लॉक कर दिए जाते हैं, यानी कि तमाम जरासीम को ख़त्म कर दिया जाता है। सवाल नंबर 66, बैक्टीरियोस्टेटिक। ये भी दो अल्फाज हैं। बैक्टीरिया को जाहिर करता है और स्टेटिक किसी भी चीज़ को रोकना। तो बैक्टीरियोस्टेटिक से क्या मुराद है? जरासीम को जो चीज़ रोकती है। कौन से जरासीम है? बैक्टीरिया। जो चीज़ बैक्टीरिया को रोकती है और उसकी मज़ीद नशोनुमा को रोकती है, इसको हम बैक्टीरियोस्टेटिक कहते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 67, एसेप्टिक। इससे सिर्फ वो जरासीम हलाक किए जाते हैं जो कि जहरियात यानी कि जहरबाद के मौजिब होते हैं। और इसके अलावा सवाल नंबर 68 पर है डिसइंफेक्टेंट। यहाँ पर स्पेलिंग थोड़े से गलत लिखे हुए, यहाँ पे आएगा एफ। डिसइंफेक्टेंट किसी गैर जिंदा शय पर से जरासीम को हलाक करना है। एसेप्टिक से क्या मुराद था? जिसके अंदर हम जिंदा जरासीम को ख़त्म कर रहे थे। और डिसइंफेक्टेंट के अंदर हम कौन से जरासीम को ख़त्म कर रहे हैं? जो कि पहले से ही मरे हुए हैं, यानी कि जो जिंदा नहीं है। इसके बाद सवाल नंबर 75 है हार्मोन्स। ये केमिकल मरकब होता है जिसको खुलिया जिस्म के अंदर ही खारिज करता है और जिस्म के दूसरे हिस्से पर फिजियोलॉजिकल कंट्रोल सरे इंजाम देता है। मसलन इंसुलिन, जैसा कि थायरॉक्सिन, जैसा कि ऑक्सीटोसिन। इसके अलावा ग्रोथ हार्मोन, ADH यानी कि एंटी डाययूरेटिक हार्मोन वगैरह, ये सब हार्मोन्स की ही मिसालें हैं। अब हम मज़ीद कुछ और सवालात को देख लेते हैं जो कि ज़्यादातर ऑस्पी में पूछे जाते हैं। पहला सवाल है, एंटीसेप्टिक से क्या मुराद है? वो अशिया जो कि बैरूनी इस्तेमाल से जरासीम को हलाक कर दें, जरासीम को ख़त्म कर दें, उनको हम एंटीसेप्टिक कहते हैं। एंटीसेप्टिक दो अल्फाज का मजमूआ है। एंटी के मैनी अंगेस्ट यानी कि मुखालिफ सिमत के हैं, और सेप्टिक के मैनी किसी भी चीज़ को ख़त्म करने के हैं। तो कोई भी चीज़ जो कि बैरूनी इतराफ़ से जरासीम को ख़त्म करे, इसको हम एंटीसेप्टिक कहते हैं। इसके बाद अगला सवाल है, पैथोजिन से क्या मुराद है? वो जरासीम जो कि इंसानी जिस्म के अंदर दाखिल होकर मर्ज़ फैलाते हैं, इसके अलावा बीमारियां फैलाते हैं, उनको हम पैथोजिन कहते हैं। इसके बाद अगला सवाल है, कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट कौन से एजेंट्स को कहा जाता है? यानी कि हमारे पास यहाँ पर कुछ अद्वियात का जिक्र किया जा रहा है, जिसमें शामिल है पेनिसिलिन ग्रुप, इसके अलावा टेट्रासाइक्लिन ग्रुप, इसके अलावा तीसरा ग्रुप है सल्फा ग्रुप और क्लोरमफेनिकोल ग्रुप, इसके अलावा सल्फोस्पोरिन ग्रुप, एंटी फंगस और एंटी मलेरियल ग्रुप वगैरह। अगला और अहम सवाल है कि जिगर के कितने लोब होते हैं? जी बिल्कुल, जिगर के 2 लोब्स होते हैं। ब्लड प्रेशर की इकसाम बता दें। जी ब्लड प्रेशर की 2 इकसाम होती हैं। एक होती है हमारे पास सिस्टोलिक और दूसरी होती है हमारे पास डायास्टोलिक। इसके बाद अगला सवाल भी ब्लड प्रेशर से मुतल्लिका ही है कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाने को हम क्या कहते हैं? जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो उसको हम हाइपरटेंशन कहते हैं। और हाइपरटेंशन 2 अल्फाज का मजमूआ है। हाइपर के मैनी किसी भी चीज़ का बढ़ जाना और टेंशन के मैनी तनाव का। तो जब हमारे पास तनाव बढ़ जाता है तो इसको हम हाइपरटेंशन कहते हैं।
इसके बाद अगला सवाल भी ब्लड प्रेशर से मुतल्लिक़ ही है कि ब्लड प्रेशर कम होने को क्या कहते हैं, और ब्लड प्रेशर के कम होने को हाइपोटेंशन कहा जाता है। हाइपोटेंशन भी दो अल्फाज का मजमुआ है। हाइपो के मैनी होते हैं किसी भी चीज़ का कम होना, और टेंशन कहा जाता है तनाव को। तो इस तरह से हाइपोटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर का कम हो जाना कहलाता है। इसके बाद अगला सवाल है CPR से क्या मुराद है, और CPR से मुराद होता है निज़ाम तनफ़्फ़ुस और दौरान खून, इन दोनों चीज़ों को बहाल करना CPR कहलाता है। इसके बाद अगला सवाल भी CPR से ही मुतल्लिक़ है कि CPR किस चीज़ का मुख़फ़्फ़फ़ है। तो जी CPR तीन अल्फाज का मजमुआ है। C के मैनी कार्डियो के हैं, और P के मैनी पल्मोनरी के हैं, और R के मैनी रिससिटेशन के हैं। इसके बाद बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जो कि है सन स्ट्रोक यानी कि लो लगना। जब सूरज की रोशनी तेज़ होती है, ख़ास तौर पर गर्मियों में, इसको हम लो लगना या सन स्ट्रोक कहते हैं। तो इसकी अलामात क्या होती हैं? सन स्ट्रोक की अलामात दर्ज झैल हैं। पहले नंबर पर 106 डिग्री फ़ारेनहाइट पर बुखार हो जाता है। आपकी जिल्द खुश्क और गर्म हो जाती है। इसके अलावा सर में दर्द रहती है, और इसके अलावा दौरे भी पड़ सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। जहर के इखराज के रास्ते कौन से हैं, उनके बारे में बता दें। तो जहर को खारिज करने के दर्ज झैल हमारे पास रास्ते हैं, जिसमें शामिल है पसीना के ज़रिए, कै के ज़रिए, पेशाब के रास्ते से, पखाना के रास्ते से, मैदे को धोने से भी जहर खारिज हो सकता है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर कि बैंडेजेस की कितनी इकसाम होती हैं। चंद एक का जिक्र यहाँ पर कर दें। तो इसमें शामिल है सादा बैंडेज, तकोनी पट्टी, गोल पट्टी और क्रेप की पट्टी या फिर क्रेप की बैंडेजेस वगैरह। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल पर। सेप्टिक से क्या मुराद है? सेप्टिक से मुराद होता है जरासीम से आलूदा चीज़ें, उनको हम क्या कहते हैं? सेप्टिक कहते हैं। और जब हम इसके साथ एंटी का वर्ड लगा देते हैं तो इसका मतलब हो जाता है जरासीम से पाक चीज़ें। तो यहाँ पर सिर्फ हमारे पास सेप्टिक का लफ्ज़ लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पर कहेंगे कि जरासीम से आलूदा चीज़ें। इसी तरह का अगला सवाल है कि एसेप्टिक से क्या मुराद है? देखें ऊपर सेप्टिक लिखा था, नीचे ए लगा दिया गया है। तो ए का मतलब होता है एब्सेंट हो जाना, किसी भी चीज़ का ख़त्म हो जाना। तो इसका सही जवाब है कि जब जरासीम से पाक हालत हो जाए तो इसको हम एंटीसेप्टिक या फिर एसेप्टिक का नाम देते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं अगले सवाल पर, जो कि है TPR से क्या मुराद है? ये भी तीन अल्फाज का मजमुआ है। T का मतलब होता है टेम्परेचर यानी कि दर्जा हरारत, P का मतलब होता है पल्स यानी कि आपकी नब्ज़, और R का मतलब होता है रेस्पिरेशन यानी कि निज़ाम तनफ़्फ़ुस। तो अब हम चलते हैं अगले सवाल पर कि निमोनिया के इसबाब बयान करें। तो जी निमोनिया के इसबाब में शामिल है नीमोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफलोकोकस और हीमोफोकस इन्फ्लुएंजा से होता है। इसके बाद हमारे पास अगला सवाल है कि पेपश की वजूहात बयान कर दें। इसकी वजह वायरस हो सकता है, इसकी वजह बैक्टीरिया हो सकता है, इसकी वजह पेट के कीड़े भी हो सकते हैं, और इसके अलावा इसकी वजह पैरासाइट भी हो सकता है। इसके बाद बढ़ते हैं अगले सवाल पर कि स्टरलाइजेशन से क्या मुराद है? जी स्टरलाइजेशन से मुराद होता है जरासीम कुशी का अमल, जरासीम को ख़त्म करने का अमल, और इसके बहुत सारे तरीके भी होते हैं जो कि आपकी किताब में बिल्कुल वाज़िया तौर पर बयान किए गए हैं। इसके बाद बढ़ते हैं अगले सवाल पर। मलेरिया या फिर पैरासाइट प्लाज्मोडियम की इकसाम बयान करें। जी इसका जवाब है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम मलेरिया और प्लाज्मोडियम ओवियर। ठीक है, ये सारी की सारी हमारे पास मलेरिया
पैरासाइट प्लाज्मोडियम की ही इकसाम है। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले सवाल पर कि अद्वियात के इस्तेमाल के रास्ते कौन कौन से हैं। अद्वियात मुंह के ज़रिए ली जा सकती हैं। अद्वियात को इंजेक्शन के ज़रिए इंसानी जिस्म में दाखिल किया जा सकता है। इसके अलावा जिल्द के ज़रिए यानी कि क्रीम्स और लोशन की सूरत में भी हम अद्वियात को इंसानी जिल्द के ज़रिए ले सकते हैं। मकत के ज़रिए जैसे कि स्पोजिटरीज वगैरह होती हैं, एनिमास होती हैं, ये रेक्टम के ज़रिए इंसानी जिस्म में दाखिल की जाती हैं। इसके अलावा अंदामे नहानी के ज़रिए यानी कि विजाइनल के रास्ते से भी जैसे कि कंट्रासेप्टिव्स वगैरह, ये भी अद्वियात को दाखिल करने का एक रास्ता होता है। सांस के ज़रिए जैसा कि एरोसोल्स, इनहेलेशंस, न्यूबिलाइजर्स, ये तमाम सांस के ज़रिए भी ली जाती हैं। इसके बाद बढ़ते हैं अगले सवाल पर जो कि है लबलबा के इफ़ाल यानी कि लबलबा के फंक्शंस को बयान कर दें। तो इसका जवाब है लबलबा क्या करता है, ये इंसुलिन को पैदा करता है। ये बात आपको बिल्कुल भी नहीं भूलनी चाहिए कि लबलबा जो है वो इंसुलिन को पैदा करता है। इसके बाद बढ़ते हैं अगले सवाल पर जो कि है HBV हेपेटाइटिस बी वायरस, HCV हेपेटाइटिस सी वायरस, ये दोनों वायरस कौन सी बीमारी फैलाते हैं। जिसका जवाब है ये हेपेटाइटिस जिसको उर्दू ज़बान में यरकान कहते हैं, हेपेटाइटिस बी वायरस, बी वैक्सीन जो है वो बी हेपेटाइटिस फैलाता है और हेपेटाइटिस सी वायरस जो है वो हेपेटाइटिस सी जो है वो फैलाता है। इसके बाद है हमारे पास अगला सवाल जो कि एड्स से मुतल्लिक़ है। एड्स कैसे फैलता है। एड्स ज़्यादातर जिनसी मिलाप से फैलता है। ये इंतकाल खून से फैलता है। कोई भी शख्स जिसको पहले से एड्स है अगर वो अपना खून किसी दूसरे शख्स को देता है तो ऐसी सूरत में उसको एड्स पहुंच सकता है। आलूदा सिरिंज से एक शख्स ने अगर सिरिंज इस्तेमाल की है तो दूसरा भी उसकी सिरिंज इस्तेमाल कर रहा है तो ऐसी सूरत में भी एड्स फैल सकता है। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो सर्जरी के आलात वगैरह से भी एड्स फैल सकता है। इसके बाद बढ़ते हैं अगले सवाल पर जो कि है एंजाइम से मुतल्लिक़ कि एंजाइम क्या होती हैं। जिस्मानी गदूद के पैदा करदा मादे जो कि निज़ाम में मदद करते हैं इनको हम एंजाइम कहते हैं। इसके बाद अगला सवाल है कि एंजाइना का दर्द क्या है। एंजाइना का दर्द असल में दिल का दर्द है जो कि दिल को ऑक्सीजन और खून की कमी के बायस ही होता है। अगला सवाल एड्स से मुतल्लिक़ है। एड्स किस चीज़ का एब्रीवेशन है, किस चीज़ का मुख़फ़्फ़फ़ है। एड्स 4 अल्फाज का मजमुआ है। ए का मतलब होता है एक्वायर्ड, आई का मतलब होता है इम्यूनो, डी का मतलब होता है डेफिशिएंसी, एस का मतलब होता है सिंड्रोम। तो एड्स से क्या मुराद हुआ, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। इसके बाद अगला सवाल है कोबरा का जहर। कोबरा एक सांप की ही किस्म है, उसका जहर किस कदर ख़तरनाक होता है। इसके 12 मिलीग्राम जहर से मौत वाक़या हो सकती है। एक मरतबा कोबरा सांप के डसने से 200 से 300 मिलीग्राम जहर इंसानी जिस्म में दाखिल होता है। कुछ अगले सवाल भी सांप से ही मुतल्लिक़ है जो कि है सांप का जहर किस कदर ख़तरनाक होता है। ये भी सांप की ही एक किस्म है। इसके 40 मिलीग्राम जहर से मौत हो सकती है। एक मरतबा डसने से 150 से 200 मिलीग्राम जहर जिस्म में दाखिल होता है। अगला सवाल है ANS से क्या मुराद है। ये भी 3 अल्फाज का मजमुआ है। ए का मतलब होता है ऑटोनॉमिक, एन का मतलब होता है नर्वस, एस का मतलब होता है सिस्टम। तो ANS से मुराद कौन सा निज़ाम है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इसके बाद बढ़ते हैं अगले सवाल पर। HIV वायरस से कौन सी बीमारी फैलती है। पहले HIV को जानने की कोशिश करते हैं कि ये किस चीज़ का एब्रीवेशन है। HIV 3 अल्फाज का मजमुआ है। H का मतलब होता है ह्यूमन, I का मतलब इम्यूनो डेफिशिएंसी और V का मतलब वायरस। तो क्या हुआ, कौन सी बीमारी फैली HIV से, एड्स। इसके बाद अगला सवाल है शुगर यानी कि डायबिटीज़ से क्या मुराद है, ये क्या होती है। डायबिटीज़ लबलबा की ख़राबी की हालत है।
जिसमें खून के अंदर शुगर की मिकदार बढ़ जाती है। इसके बाद अगला सवाल भी शुगर से ही मुतल्लिका है कि हाइपरग्लाइसीमिया से क्या मुराद है। हाइपर और ग्लाइसीमिया दो अल्फाज हैं। हाइपर का मतलब होता है किसी भी चीज़ का बढ़ जाना और ग्लाइसीमिया का मतलब होता है शुगर। तो अब हम इसका जवाब जानते हैं कि ये क्या है। हाइपरग्लाइसीमिया से मुराद होता है खून के अंदर शुगर का लेवल बढ़ जाना। इसके बाद अगला सवाल है हाइपोग्लाइसीमिया से क्या मुराद है। हाइपो का मतलब होता है किसी भी चीज़ का गिर जाना, डिक्रीज हो जाना, और ग्लाइसीमिया कहते हैं शुगर को। तो जब हमारे खून के अंदर शुगर की मिकदार कम हो जाती है तो इसको हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। इसके बाद अगला सवाल है डिहाइड्रेशन से क्या मुराद है। इससे मुराद होता है कि जिस्म के अंदर पानी और नमकियात की मिकदार कम हो जाए, इसको हम डिहाइड्रेशन कहते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं कुछ शॉर्ट सवालात पर, जो कि है ब्लड प्रेशर के आले को क्या कहते हैं। जी, ब्लड प्रेशर के मापने के आले को हम स्फिग्नोमेनोमीटर कहते हैं। अगला सवाल है जल जाना यानी कि बर्न के कितने दर्जे होते हैं। जी, जल जाने के 4 दर्जे होते हैं। इसके बाद हमारे पास अगला सवाल है कि हड्डी के टूटने की 2 बड़ी इकसाम कौन सी हैं। जी, पहली किस्म है सिंपल फ्रैक्चर और दूसरी किस्म है कंपाउंड फ्रैक्चर। इसके बाद अगला सवाल है जख्म यानी कि वॉन्ड से क्या मुराद है। इंसानी जिस्म और उसकी बाफ्तों के तसलसल के मुनक़ता होने की हालत को हम वॉन्ड यानी कि जख्म कहते हैं। इसके बाद अगला सवाल है सेप्टिक वॉन्ड से क्या मुराद है। पीप ज़्यादा ख़राब जो ज़ख्म होते हैं उनको हम सेप्टिक वॉन्ड्स कहते हैं। ओपियाइड्स से क्या मुराद है। अफ्यून के मरकबात को हम ओपियाइड्स कहते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं अगले सवाल पर, जो कि है खून के कितने ग्रुप हैं। जी, खून के 4 ग्रुप हैं। पहला ओ, दूसरा AB, B और A। आप इसको चाहे AB और OB कह सकते हैं, जैसे भी आपको आसान लगे। इसके बाद हमारे पास अगला सवाल है नेक्रोसिस से क्या मुराद है। ये गोशत के खुलियात के गलने की सूरत को हम कहते हैं। जब इंसानी खुलिये जो है वो गल सड़ जाते हैं तो उसको हम नेक्रोसिस कहते हैं। कुछ आगे चंद सवाल हमारे पास विटामिन से मुतल्लिका है, तो वो जानने की कोशिश करते हैं कि विटामिन B2 का क्या नाम है। इसका नाम क्या है हमारे पास, राइबोफ्लेविन। इसके बाद हमारे पास अगला सवाल है विटामिन B3, इसका नाम क्या है, निकोटीनिक एसिड। विटामिन B5 का नाम क्या है, इसका नाम है हमारे पास फॉलिक एसिड। इसके बाद विटामिन B6 का नाम क्या है, और इसका नाम है हमारे पास पायरिडॉक्सिन। इसके बाद हमारे पास अगला है कि विटामिन B12 से या विटामिन B12 का नाम क्या है, तो जी इसका नाम है हमारे पास साइटामीन। विटामिन C का नाम क्या है, जी इसका नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन D का नाम क्या है, इसको हम कहते हैं कैल्सीफिरोल। विटामिन E का नाम क्या है, इसको हम कहते हैं टोकोफिरोल। इसके अलावा हमारे पास आगे है पैथोलॉजी किस चीज़ का इल्म है। जी, हमारे पास जो पैथोलॉजी है ये इमराज की तशखीस का इल्म है। और आखिरी सवाल है ग्रेनुलेशन से क्या मुराद है। ग्रेनुलेशन से मुराद होता है ज़ख्म के मंद मिल होने की हालत को हम क्या कहते हैं, ग्रेनुलेशन कहते हैं।